वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2025 और 17 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और 16 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोकपाल स्थापना दिवस पर किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े को, अन्ना हजारे और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को, इनमें से सभी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा राज्य 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना ने। 3 नंबर देखेंगे हम लोग, पीएम मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के कितने वर्ष के पूरे होने पर मिशन मौसम को लॉन्च किया है? तो 150 वर्ष के पूरे होने पर। 4 नंबर देखेंगे, कैबिनेट सूची लीक होने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो साओ टोमे और प्रिंसिप के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 5 नंबर देखेंगे, डीआरडीओ ने कौन सा शीत मौसम वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया है? तो हिम कवच का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के किस देश में माघ संक्रांति मनाई जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। परशुराम कुंड या कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को कहाँ से लॉन्च किया है? तो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? निजामाबाद में बनाया गया है। चलिए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इरा यादव। चलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो ओडिशा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बार्क, IREL और IGCAR पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका ने क्या किया है? 3 भारतीय संस्थाओं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकुंभ मेले में। ठीक है, इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। अम्बुबाची। अब चलिए यहाँ पर बात हो रही है मेले की, तो यह जो है जान ही रहे हैं कि महाकुंभ मेला जो है प्रयागराज में आयोजित की जाती है, लेकिन इसके अलावे जो है यह कहाँ उज्जैन, नासिक इत्यादि में भी कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर भारत में मनाई जाती है। और अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है, कुंभ मेले का। दूसरा हमने अभी पढ़ा था कि नेपाल में क्या माघ संक्रांति त्यौहार मनाई गई है हाल फिलहाल में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेले की बात हुई है तो मेला से संबंधित हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे क्विक रिवीजन में। ठीक है, अम्बुबाची मेला जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कामाख्या मंदिर असम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में। चंद्रभागा मेला झालरपाटन झालवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जनवरी फरवरी में पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, सोनपुर मवेशी मेला सोनपुर बिहार में। नौचंडी मेला मेरठ यूपी में। ठीक है, आगे चलेंगे, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूर्णम वड़क्कनाथ मंदिर त्रिशूर केरल में। मलयालम मैदान में आयोजित किया जाता है। मेदाराम जात्रा और समक्का सरक्का जात्रा मेदाराम मेला का आयोजन वारंगल तेलंगाना में। माधवपुर मेला माधवपुर घेड़ पोरबंदर गुजरात में रामनवमी के समय में। ठीक है, अब कुंभ मेला तो जान ही रहे 14 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और यह कहाँ पर? इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न समयों पर आयोजित होता है। ठीक है, कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अन्य सभी वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 304 रनों से। ठीक है, 304 रनों से। चलिए डिटेल से हम लोग इसको देखते हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अब चलिए बात हो रही है महिला क्रिकेट की, तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि स्मृति मंधाना जो है 4000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला
क्रिकेटर बन गई हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इरा यादव जो है आईसीसी अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। चलिए अब हम लोग बात हो रही है क्रिकेट की, तो आईसीसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। आईसीसी का फुल फॉर्म जो है क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यह क्रिकेट की वैश्विक शासित संस्था है। आईसीसी की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई यूएई में है। अभी वर्तमान में आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जैसा बने हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, तो इसका नाम है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम। तो चलिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम जो है विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्टैग इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पिक्सल और दिगंतारा ने सैटेलाइट लॉन्च कर किस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखा है, तो यह लक्ष्य रखा है किस क्षेत्र में, तो कृषि और रक्षा क्षेत्र में पिक्सल और दिगंतारा ने सैटेलाइट लॉन्च कर बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखा है। चलिए पिक्सल और दिगंतारा ने सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और रक्षा क्षेत्रों में तकनीकी सुधार और सूचना का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छठा क्वेश्चन है, नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए किस मिशन की शुरुआत की है, तो नाटो ने बाल्टिक क्षेत्र के लिए किस मिशन की शुरुआत की है, तो यह मिशन है बाल्टिक सेंट्री। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसका डिटेल। नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में अंडर सी केबल की सुरक्षा के लिए बाल्टिक सेंट्री मिशन की शुरुआत की है। बात हो रही है नाटो की, तो नाटो से संबंधित अभी कुछ हाल फिलहाल के हम लोग और भी करंट अफेयर्स को देख लेंगे। अभी हाल ही में जो है 2023 में जो है फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है। वहीं 32वां सदस्य और आखिरी सदस्य अभी कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है। ठीक है, 2024 में यह नाटो में शामिल हुआ है। चलिए बात हो रही है नाटो का, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो यह चुना है किसको, जसप्रीत बुमराह को। किसको, जसप्रीत बुमराह को। बुमराह। चलिए जसप्रीत बुमराह को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। चलिए बात हो रही है क्रिकेट से संबंधित, तो पुनः क्रिकेट से संबंधित हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेटर, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर और वरुण आरोन भारत के क्रिकेटर ने संन्यास लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब बात हो रही है भारतीय क्रिकेट की, यानी बीसीसीआई के बारे में तब हम लोग जानेंगे। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। उपाध्यक्ष बीसीसीआई के कौन है, राजीव शुक्ला है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि यह पद जो है खाली हो गया था किसके, तो जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के एवज में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सी डॉट ने 6G के लिए किस तकनीक का विकास पर समझौता किया है, तो सी डॉट और IIT दिल्ली ने होगा यहाँ पर। सी डॉट और IIT दिल्ली ने 6G के लिए किस तकनीक विकास पर समझौता किया है, तो THZ सिस्टम। कौन सा सिस्टम, THZ सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डॉट और IIT दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। ठीक, अब चलिए बात हो रही है IIT की, तो IIT से संबंधित अभी रिसेंट के कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकास किया गया किसका, एरोलिप एक्स होम जिम का। ठीक है, IIT दिल्ली की अभी एक शाखा कहाँ स्थापित की जा रही है, तो अबू धाबी में। ठीक है, IIT दिल्ली का जो है एक शाखा कहाँ स्थापित की जा रही है, अबू धाबी में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और अभी इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन IIT से संबंधित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 को
इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। आईआईटी मद्रास का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ, तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर स्थापित किया गया है। और ये जो आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर स्थापित किया, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है। तो पहला खो खो विश्व कप जो है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसका डिटेल्स को हम पढ़ते हैं। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिसमें 20 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। चलिए अभी हाल फिलहाल में जो है क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने पुनः चुनाव जीता है। तो यह जीता है किसने, जोरान मिलानोविच ने। जोरान मिलानोविच ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव जीत लिया है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। जोरान मिलानोविच ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुनाव जीतकर अपना दूसरा कार्यकाल सुनिश्चित किया है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में नौसेना को कितने युद्धपोत समर्पित किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 युद्धपोत समर्पित किए। कितने, 3 युद्धपोत। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में भारतीय नौसेना को 3 युद्धपोत समर्पित किए हैं, जिनका नाम है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्सीर। अब देखिए जब मुंबई में उन्होंने इसको समर्पित किया तो इसी समय उन्होंने एक और मंदिर का उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन भी किया मुंबई में। तो मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं CISF के लिए गृह मंत्रालय ने कितनी नई बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। तो कितनी नई बटालियन बनाने की मंजूरी दी है, 2। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने CISF के लिए 2 नई बटालियन बनाने की मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए अब हम लोग आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन है अजंता वेरुल फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साईं परांजपे को, मरणोपरांत साईं परांजपे को अजंता वेरुल फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए यही दिया है, साईं परांजपे को अजंता वेरुल फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए बात हो रही है फिल्मों की, तो फिल्म से संबंधित अभी हाल फिलहाल के कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा है कि भारत की ओर से भी 97वें अकादमी अवार्ड्स के लिए फिल्म लापता लेडीज़ को भेजा गया है। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हो गई है। ठीक है, फिर बोला गया है कि यह फिल्म कितने लैंग्वेज में बनी है, 29 विभिन्न भाषाओं में बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाल फिलहाल में हम लोग राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के बारे में भी पढ़े थे, तो उसी का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। 16 अगस्त 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें क्या किया गया था, यह जो है 70वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको दिया गया है, तो फिल्म कांतारा के लिए कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, मलयालम फिल्म अट्टम को दिया गया है। उसका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, गुलमोहर को मिला है। ठीक है, अब यह और एक था चर्चा में रहा है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जो है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को मिला था। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं पर समाप्त होता है। फिर से कल हम इसी समय पर नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।